नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे बिहार की राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण पहलू पर बातचीत करूँगा। पीछे हम बिहार की राजनीति से जुड़े हुए अलग-अलग पहलू पर बात करते रहे हैं, लेकिन कुछ समय का इसमें व्यवधान आया। आज हम फिर से उस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आज की हमारी यह चर्चा जो अलग-अलग चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं, उनके पोल ऑफ पोल्स से संबंधित है। यानी कि इन सभी चुनावी सर्वेक्षणों का औसत क्या सामने आता है, एक लब्बो-लुआब क्या सामने आता है। अगर हम सबको एक साथ रख दें तो कौन-सी तस्वीर सामने आती है, यह समझ हम बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो 7 प्रमुख सर्वेक्षण हुए हैं, उसमें लाइव मिंट, जेवीसी पोल, सी वोटर, न्यूज़ एक्स, लोक पोल, वोट टक्कर की वाली तस्वीर सामने आती है। सारे सर्वेक्षणों की सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। इन सारे सर्वेक्षणों की चर्चा अलग-अलग दायरों में होती रही है। हालाँकि हम सब यह जानते हैं कि हिंदुस्तान में सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता काफ़ी कम हुई है। आने का काम अलग एजेंसियों की बात अगर के पोल ऑफ पोल्स को सामने ले आते हैं, तो मोड़ पर एक हवा का रुख पता चलता है। लेकिन इसमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सर्वेक्षण हैं, वह कई बार गलत साबित हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड कम से कम हाल के वर्षों में काफ़ी खराब रहा है। लेकिन जब मैं आपसे इस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ चलो एक मोटी तस्वीर के पोल ऑफ पोल्स हैं, यानी कि जो इन सभी सर्वेक्षणों का लब्बो-लुआब है या जो औसत है, वह किस तरह की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर हम वोटों की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें, तो इस पोल ऑफ पोल से यह बात सामने आती है कि एनडीए यानी कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी का जो गठबंधन है, उसके बारे में यह कहा गया है कि इसे 38 से 40% तक वोट मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के बारे में जिसमें कि आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है और मुकेश सहनी की पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी है, इसके बारे में यह कहा गया है पोल ऑफ पोल्स में कि 37 से 39% तक का वोट इसे मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है मीडिया में, उसके बारे में यह कहा जा रहा है पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर में कि इसे यानी जनसुराज पार्टी को 10 से 12% तक का वोट मिल सकता है। और वोट शेयर में अगर हम इस तस्वीर पर गौर करें तो बात साफ तौर पर सामने आती है कि मामूली अंतर है दो बड़े गठबंधनों यानी कि इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन के बीच में और एनडीए के बीच में। और यह जो 1 या 2% का अंतर है वह बहुत सारी चीजों को पाट सकता है। इसके अलावा बात की जो लोक पोल का इंडिया ब्लॉक को 38.5 और एनडीए को 37.2% वोट मिलते हुए दिखाया गया है। यानी इंडिया ब्लॉक को थोड़ी मामूली बढ़त है। जबकि वोट वाइब में भी यह अंतर है जिसमें कि इंडिया ब्लॉक एनडीए से 1% आगे है। इस सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि इंडिया ब्लॉक को 36% और एनडीए को 35% वोट मिलेगा। जेवीसी पोल में जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीवी चैनल जिसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला चैनल है टाइम्स नाउ, उसके द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 41% तक जो वोट है वह एनडीए को मिल सकता है और जो महा कम जिस समय यह सर्वे अब इसमें सीटों का प्रोजेक्शन भी सामने आता है पोल ऑफ पोल्स में। जो पोल ऑफ पोल्स में सीटों का प्रोजेक्शन सामने आ रहा है, उसके हिसाब से जो एनडीए है उसे 110 से 130 सीटें मिलेंगी। यानी कि एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि एनडीए अपने बलबूते पर बहुमत भी हासिल कर ले। इंडिया ब्लॉक के बारे में यह माना जा रहा है कि उसे 105 से 120 सीटें मिल सकती हैं। तो अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में भी इंडिया ब्लॉक बहुमत से हल्का-सा दूर रह सकता है। हालाँकि अगर इसे 120 सीटें मिल जाती हैं, तो फिर 1 या 2 विधायकों का जुगाड़ करना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, खासतौर पर उस स्थिति में जबकि एनडीए इससे काफ़ी पीछे हो या फिर इस स्थिति में जो विधायकों की घोड़ा मंडी लगती है, उनकी बोली लगती है, उस तरह की स्थिति भी बन सकती है।
जन स्वराज पार्टी और अन्य यानी निर्दलीयों को मिलाकर यह कहा जा रहा है कि 8 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो इस पूरी स्थिति में एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि जब जन स्वराज पार्टी या निर्दलीयों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए। कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे यह बात सामने आती है कि सी वोटर और न्यूज़ एक्स जैसे सर्वेक्षणों में यह कहा गया है कि एनडीए को 135 से 125 यानी कि न्यूनतम 125 और अधिकतम 135 तक सीटें मिल सकती हैं। लेकिन लोक पोल जो एक अन्य एजेंसी है, उसका यह कहना है कि इंडिया ब्लॉक को 118 से 126 सीटें मिल सकती हैं और इसे एनडीए से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो इस लिहाज से हम अलग-अलग तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं और कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 14 नवंबर को विधानसभा के नतीजे सामने आए, वे हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा की ओर ले जाएँ। एक अन्य तरीके से इस पोल ऑफ पोल्स को रखा जा सकता है और वह यह है कि कौन-सा समूह जो है, वह किसे समर्थन दे रहा है। महिलाओं के बारे में अगर इन्हें एक अलग कैटेगरी माना जाए, तो इस पोल ऑफ पोल्स में बात सामने आती है कि एनडीए को 45 से 48% तक महिलाएँ समर्थन देंगी और इसके पीछे नीतीश कुमार की अच्छी छवि, इनके द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएँ, खासतौर पे साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, शराबबंदी और हाल के दिनों में जो उन्होंने पैसों का एक वितरण किया है अपनी योजनाओं को शुरू करने के लिए या अपने रोजगार को शुरू करने के लिए, उसको ज़िम्मेदार माना जा रहा है। दूसरे स्तर पर अगर युवा को एक ब्लॉक के रूप में देखा जाए, तो यह कह रहा है कि जो युवा हैं, यानी पोल ऑफ पोल से संकेत मिल रहा है कि जो युवा हैं, वो 42 से 45% तक इंडिया ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं, यानी कि बड़ा हिस्सा जो है, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ जा सकता है। जो मुस्लिम और यादव हैं, जो कि इंडिया ब्लॉक के खासतौर पे आरजेडी के कोर वोट हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो 75 से 80% तक जो है, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएँगे। दलितों के बारे में यह कहा जा रहा है कि महादलित एनडीए की तरफ है और पासवान जो है उसका भी एक हिस्सा एनडीए की तरफ है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का भी कुछ वोट मिल सकता है। जो अगड़ी जातियाँ हैं या और जो ईबीसी हैं, उनमें भी यह माना गया है इस पोल ऑफ पोल्स में कि एनडीए का काफ़ी मजबूत आधार है। 60 से 65% तक जो इस समूहों के मतदाता हैं, वो एनडीए को वोट देंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है इस तरह के पोल ऑफ पोल्स को समझने का और वह है यह समझना कि कौन-सा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार है। तो इसमें तेजस्वी यादव लगातार बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव को इन पोल ऑफ पोल्स में 35 से 38% लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार को 22 से 28% लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रशांत किशोर को 8 से 12% लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ये है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी 45 से 50% है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन इस पोल ऑफ पोल से संकेत मिलता है कि यह एक तरीके से काउंटर बैलेंस्ड हो जाता है, जो नरेंद्र मोदी देता है। जो मुख्य मुद्दे इन चुनाव वो है बेरोज़गारी, 62% लोग बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। महँगाई, इसे 28% लोग मुद्दा मान रहे हैं। 22% लोग अपराध को और इसके अलावे बाढ़ के कारण जो और प्रवासन जैसे जो मुद्दे हैं, उसे 18% लोग सबसे बड़े मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पोल ऑफ पोल्स है, उससे जो संकेत मिल रहा है, वह यही है कि जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं 6 नवंबर को और उसके बाद 11 तारीख को उस उन चुनावों में जो स्थिति है वह है कांटे के मुकाबले की और उसमें कई तरह की गुणागणित काम करेंगे। अब इसमें कुछ पहलू हैं जो इस तरह के पोल ऑफ पोल्स में नहीं आते हैं, कुछ पहलुओं को लोग काफ़ी नकारात्मक मान सकते हैं। विपक्ष की जो एक रुदाली गैंग जिसे वो व्यंग में कहते हैं, उसकी बातें कह सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं क्रम से इन बातों की ओर संकेत करूँगा। जिसे मैं रुदाली गैंग वाली बात कहकर संकेत कह रहा था, वह है चुनाव आयोग की भूमिका और अगर चुनाव आयोग की भूमिका सही नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। सही नहीं रहती है कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्षी दल पहले से ही यह आरोप लगाते रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है और अगर इस बार इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं, वो जागरूक नहीं रहे
और उन्होंने सही तरीके से तथ्यगत आधार पर यह आरोप नहीं लगाया कि वोट चोरी हो रही है, तो मोटे तौर पर यह माना जाएगा कि ठीक है, यह रुदाली गैंग वाली बात ही है कि आप चुनाव हार जाते हैं तो आप रोना-धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से एसआईआर का मामला सामने आया और उसमें तथ्यगत रूप से यह बात रखी गई है कि बहुत सारे वोटरों के नाम कटे हैं, तो उससे एक संकेत मिलता है कि मामला उतना सीधा नहीं है कि हम सिर्फ यह कह सकें कि विपक्ष किसी तरह से इस मुद्दों को उठाता है। लेकिन विपक्ष को इस मुद्दे को और व्यवस्थित तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए या भविष्य में तथ्यगत रूप से उसे रखना होगा अगर ऐसी कोई गड़बड़ी सामने आती है तो। अगर चुनाव आयोग मनमाफिक तरीके से वोट प्रतिशत में वृद्धि कर देता है तब, यानी कि जब मतदान खत्म होता है तो 1 वोट प्रतिशत रहता है, उसके बाद वोट प्रतिशत लगातार बढ़ते जाता है और चुनाव आयोग ने इसकी कभी भी व्यवस्थित तरीके से विवेचना नहीं की है। जो चुनावों के जानकार लोग हैं, खासतौर पे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस बात की ओर संकेत करते रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की आशंका है। तो ये एक पहलू है जिस पर विपक्ष को ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात यह है, जो कि ज़्यादा चुनावी राजनीति से संबंधित है, कि क्या चुनावों में जो स्थानीय स्तर पर यानी विधानसभा स्तर के कारक है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दिनारा विधानसभा क्षेत्र है, जो कि मेरा जो गाँव है, उसका विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर जय सिंह जो थे वो विधायक थे और जय कुमार सिंह उनका पूरा नाम है और वो जनता दल यूनाइटेड से थे, मंत्री भी थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसे वह टिकट, वह सीट आवंटित कर दी गई। अब उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन जो जय कुमार हैं, उन्होंने भी अपने आप को उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या इसका प्रभाव जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार के प्रदर्शन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस तरह का जो कारक है, वह भी इन विधानसभा चुनावों के नतीजों को काफ़ी प्रभावित करेगा और इस संदर्भ में प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कई लोग यह मान रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसने कई ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जिससे दोनों को यानी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक को नुकसान हो सकता है। किसे नुकसान ज़्यादा बड़ा होगा, उससे भी चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। पीछे के कई कार्यक्रमों में मैं यह कहता रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर 2020 के कंपैरिज़न में 2020 की तुलना में महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक उनके प्रदर्शन को सीमित कर पाया, उनके प्रभाव को सीमित कर पाया, तो निश्चित रूप से उसे सीमांचल में बड़ी सफलता मिल सकती है और इससे जो चुनावी नतीजे हैं, उसका परिणाम उसके पक्ष में चुनावी नतीजे जो है उसके पक्ष में झुक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इसके बजाय जो ओवैसी हैं वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आ जाते हैं या वो पिछले चुनावों की तरह प्रदर्शन कर जाते हैं, तो इसका फ़ायदा एनडीए को हो सकता है। इसके अलावा यानी कि जनसुराज और जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे कारक हैं, उसके अलावा जो कुछ घटनाएँ चुनावी प्रचार के दौरान घटती हैं, उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है। मिसाल के तौर पर मोकामा में दुलार चंद यादव जो कि एक बाहुबली थे, कई लोग उन्हें ओबीसी आइकॉन के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी हत्या का हो जाना। उनकी हत्या के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने बहुत ही बेशर्मी से एक अपराधी को एक इस रूप में प्रस्तुत किया है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं यहाँ अनंत सिंह की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर हम राजनीतिक स्तर पर देखें, तो जो अनंत सिंह हैं, भूमिहार जाति के हैं, अगड़ी जाति के हैं, तो उनकी जो स्थानीय स्तर पर छवि है, उससे उस विधानसभा क्षेत्र में उन्हें लाभ हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो दुलार चंद यादव की हत्या से जो अगड़ी जातियों के खिलाफ एक गोलबंदी हो सकती है पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में, वह अगर थोड़ी-सी भी बढ़ जाती है, तो उससे जो एनडीए है उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि ऐसा होगा या नहीं ये तो चुनाव नतीजे ही बताएँगे, लेकिन हमें यह बात समझ कर रखनी है कि जो चुनाव है वह हर रोज़ बदलने वाले समीकरणों का नाम है। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो नहीं बदलती हैं, कुछ आधार वोट है जो कि उनके साथ हर दल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं, वोटों का विभाजन हो गया या किसी एक मुद्दे के कारण किसी एक गठबंधन के पक्ष में कुछ ज़्यादा मतों का जुड़ाव हो गया, उससे चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि मैं एक बार फिर से यह कहूँगा कि विपक्ष को इस बात के बारे में काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी गड़बड़ी ना हो और अगर वे चुनाव आयोग की तरफ से किसी गड़बड़ी की बात करते हैं, तो उन्हें जनता के सामने
तथ्यों के आधार पर वो बात करनी होगी, ना कि सिर्फ़ अनर्गल आरोप के रूप में। क्योंकि अगर आप बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं, तो एक तरीके से यह माना जाता है कि आप किसी ठोस तथ्य के आधार पर बात करने के बजाय सिर्फ़ अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यह बात ज़्यादा स्पष्ट होगी कि बिहार की राजनीति, बिहार की चुनावी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा समय में बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें काँटे की टक्कर है और इस टक्कर में कोई भी गठबंधन आगे बढ़ सकता है और जो दोनों गठबंधन है यानी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन, उनके बीच का अंतर 1, 2 या 2.5% से ज़्यादा का नहीं रहने वाला है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और बिहार की राजनीति या देश की राजनीति के बारे में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। हालाँकि मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा